जब मैं गांव में आती थी तो मैं देखती थी कि काफ़ी लोग इसके आदी हो चुके हैं शराब के, और परिवार वाले सब परेशान, बच्चे परेशान। और बच्चों की बेसिक ज़रूरतों के लिए लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं, मगर उस चीज़ के लिए उनके पास बहुत पैसा आ जाता है, चाहे वो कहीं से उधार लाएं या कर्जे में डूब जाएं, पर वो शराब ज़रूर पिएंगे। तो इस तरह की स्थिति थी। तो मैं नहीं चाहती थी कि ये इतनी हावी हो जाए कि यहाँ के लोग इसको नॉर्मल समझें। तो इस वजह से हमने पहले अवैध रूप से जो खरीद बेच रहे थे उस पर रोक लगाई। बाकी ऑफिसेस में जाना हो या फिर मीटिंग्स अटेंड करना हो, सारे काम मैं खुद ही करती हूँ। पेपर वर्क से लेके और साइड में जो ग्राउंड वर्क है सारा मैं खुद ही देखती हूँ। तो मोस्टली लोग, जब मैं शुरुआत में भी गई तो काफ़ी कर्मचारी ये देख के भी शौक थे कि प्रधान खुद आ रहा है, प्रधान पति नहीं आ रहा है, प्रधान पिता नहीं आ रहे हैं। और महिलाओं को मैं कहूँगी कि अपने अधिकारों को पहचानो, अपने अधिकारों के लिए बात करो और उस झिझक को ख़त्म करो जो आज तक आपके अंदर भरी गई है कि लड़की ये नहीं कर सकती है, वो नहीं कर सकती है, तुम कैसे बोल रहे हो, तुम कैसे चल रहे हो हर चीज़ में। मैंने ऐसा सुना कि काफ़ी लोग 10-15 लाख रुपए लोग प्रधान के चुनाव में खर्च कर देते हैं, मगर मेरा उस हिसाब से तो मेरा कुछ भी खर्चा नहीं हुआ। कितना खर्चा हुआ आपका? मेरा अराउंड। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गांव वाला यूट्यूब चैनल के एक और वीडियो पे। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही बढ़िया होने वाली है। आप जानते हैं कि सोमेश्वर घाटी के लद्युड़ा गांव से मैं वीडियोस बनाता हूं और अक्सर अपनी वीडियो के लिए एक गांव से दूसरे गांव, एक जगह से दूसरी जगह जाता हूं और उन लोगों को दिखाता हूं जो हमारे उत्तराखंड में, हमारे पहाड़ में कुछ विशेष कार्य कर रहे हों। तो दोस्तों आज इस साल की मेरी पहली वीडियो है 2026 की, तो सबसे पहले आपको नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई। तो मैंने सोचा था कि साल की पहली वीडियो कुछ खास होगी, तो इस वजह से मैं पहली बार कुमाऊं से गढ़वाल की तरफ जा रहा हूं वीडियो बनाने के लिए। तो आज मैं अपने गांव से करीब 150 किलोमीटर दूर थलीसैंण ब्लॉक के मरोड़ा गांव में जा रहा हूं, जहां पे वीरमा रावत ग्राम प्रधान चुनी गई है। केवल 23 साल की वीरमा यानी कि वीरा रावत इस बार वहां पे ग्राम प्रधान चुनी गई थी और बहुत बढ़िया काम कर रही है। तो दिल्ली से वापस आके वो ग्राम प्रधान बनी है। क्या उनका विज़न है गांव को लेके, वो आज आपको पता चलेगा। और क्या उनकी सोच है, क्या वो सोचते हैं कि कैसा एक सपनों का गाँव उत्तराखंड का होना चाहिए, वो आज आपको पता चलेगा। फिलहाल मैं आ गया हूँ काफ़ी आगे। हम इस वक्त हैं देवघाट से थोड़ा आगे और यहाँ से उनका गांव पड़ता है 42 किलोमीटर दूर, और वैसे हमारे गांव से इनकी दूरी है 136 किलोमीटर। तो 42 किलोमीटर और रह गया है यहाँ से चलना। तो फिलहाल हम अपने गांव से अगर बात करूँ, सोमेश्वर से बात करूँ, तो बिनता हो गया, द्वाराहट हो गया, चौखुटिया हो गया, उसके बाद सियालदे हो गया, देवघाट हो गया, ये कवर कर चुके हैं और फिलहाल बढ़ रहे हैं थलीसैंण के मरोड़ा गांव की ओर। तो चलते हैं, मेरे साथ हिमांशु भाई हैं, उनको भी आपसे मिलवाता हूं और उसके बाद सीधे आपको ले जाते हैं उनके गांव की ओर और दिखाते हैं किस तरह से वो काम कर रहे हैं। तो दोस्तों हमारे साथ हिमांशु भाई हैं। हिमांशु भाई कैसा लग रहा है आते हुए? लग तो सही रहा है, पर थोड़ा बहुत गाड़ी में बड़ी दिक्कत आ रही है चलाने में। क्यों, रोड ठीक नहीं है क्या? भी है और फिर ऊपर से रोड ऐसी है क्या ही। तो हमने सोचा था 4 बजे तक ना, सॉरी 4 घंटे में हम पहुंच जाएंगे 136 किलोमीटर, लेकिन 4 घंटे हमको ऑलरेडी हो चुके हैं और रोड की हालत बहुत बढ़िया नहीं है, आप देख सकते हैं। तो हमारा वापसी का भी था, मेरे को मुश्किल ही लग रहा है ना, वापसी होना मुश्किल है। तो फिलहाल ये देखो स्कूटी का आगे का भी टूट चुका है, क्योंकि गड्ढे गड्ढे घड़ हो रही थी हर जगह। तो फिलहाल चलते हैं, हिमांशु भाई चले। तो दोस्तों फिलहाल हम पहुंच गए हैं सुंदर गांव में और यहाँ से मरोड़ा अब होगा करीब 20 किलोमीटर। तो यहाँ से मैं देख रहा था कि काफ़ी बढ़िया जो है नज़ारा है प्रकृति का। आप देख सकते हैं नीचे पूरा घाटी जैसी है और पहाड़ है और खूबसूरत सड़क है। हालांकि पहले जिस सड़क से हम आए वो बहुत बढ़िया नहीं थी, बेकार सी सड़क थी, लेकिन अभी जो जिस सड़क पे हम चल रहे हैं पौड़ी गढ़वाल में, ये काफ़ी बढ़िया सड़क है और सामने घने जंगल। तो जंगलों की वजह से यहाँ पे ठंड भी बढ़ गई है हाइट पे। मुझे लग रहा है यहाँ पे बर्फबारी भी होती होगी जब बारिश होती होगी, तो मेरे ख्याल से। तो अब यहाँ से 19 किलोमीटर रह गया। हमने कहा थोड़ा स्कूटी को भी रेस्ट देते हैं और खुद भी रेस्ट लेते हैं, क्योंकि काफ़ी थक जैसे गए हैं आते आते। यहाँ से सीधे अब आपको उनके गाँव मरोड़ा ले जाया जाएगा। तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं ग्राम पंचायत ऐंठी में। तो यहाँ से जो गांव है मरोड़ा वो है करीब 10 किलोमीटर आगे। तो ये गांव दिख रहे हैं, ये पता नहीं कौन सा गांव है। अगर आसपास के लोग कोई मेरी वीडियो देखें तो कमेंट करके बताना ज़रूर कि ये कौन सा गांव है। बहुत ही
खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए पूरे खेत खेत है नीचे और सीढ़ीदार खेत है और ऊपर गांव बसा हुआ है। तो काफ़ी बढ़िया नज़ारा है, बढ़िया दृश्य है। तो फिलहाल दिखाता हूँ हम कहाँ से आ रहे हैं। हम आ रहे हैं उस तरफ से, वो जो जंगल वाला एरिया है वहाँ से आ रहे हैं। और बहुत ही बढ़िया रोड थी इस तरफ की। जब हम ख़राब रोड से आगे निकले तो उसके बाद बढ़िया रोड मिल गई। तो ये रोड अच्छी है और यहाँ से करीब करीब 10 किलोमीटर और हमको आगे जाना है। उसके बाद हम पहुँचेंगे मरोड़ा गाँव में और मिलाएंगे आपको वीरा रावत से। देखते हैं क्या कहती हैं वीरा जी। तो दोस्तों अभी बज गए शाम के 3:30 और जिस गांव के लिए हम निकले थे सुबह घर से 8 बजे, वहां फाइनली पहुंच गए हैं। ये सामने जो आपको गांव दिख रहा है ये है ग्राम सभा मरोड़ा। तो ग्राम मरोड़ा है, यहीं की जो प्रधान है वीरा, उनसे हमको मिलना है। तो ये बोर्ड लगा है यहाँ पे और यहाँ से थोड़ा पैदल होगा क्योंकि सभी ने यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी कर रखी है। लेकिन यहाँ नेटवर्क है नहीं तो फ़ोन तो कर नहीं सकते, लेकिन वहाँ लोग हैं कुछ, उनसे पता करते हैं। और यहीं से मेरे ख्याल से पैदल रास्ता ग्राम प्रधान जो महोदया है उनके घर के लिए जा रहा होगा। तो यहीं से चलते हैं और दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों फिलहाल मैं पहुंच गया हूं थलीसैंण के मरोड़ा गांव में और उनकी ग्राम प्रधान जिनसे मैं मिलने आया था वो एकदम आपके स्क्रीन पर है, वीरमा रावत, सब जानते हैं वीरा रावत नाम से। स्वागत है आपका जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा अपना परिचय दें आप। नमस्ते, मेरा नाम है बिरमा रावत और वीरा रावत मेरा नाम है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। और ये है मेरा खूबसूरत सा गांव और मेरे गांव का नाम है मरोड़ा, जो कि थलीसैंण ब्लॉक पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड में स्थित है। और आज बहुत बहुत स्वागत है गाँव वाला चैनल के भाई जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे गाँव में। धन्यवाद। तो क्या आपकी पढ़ाई हुई और कैसे आप वापस गाँव आ गए, थोड़ा बताएं इसके बारे में। तो मैंने प्राथमिक जो अपना 5वीं तक का पढ़ाई मैंने यहीं अपने गांव के प्राथमिक विद्यालय से किया है। और उसके बाद यहाँ पास में एक देवधार स्कूल है, 6वीं क्लास मैंने वहाँ से पढ़ी। और फिर उसके बाद कक्षा 7 से और 12 तक की पढ़ाई मैंने अपने थलीसैंण के इंटर कॉलेज से की है। और उसके बाद थलीसैंण के डिग्री कॉलेज में मैंने अपना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। किस विषय से किया आपने मास्टर्स? मास्टर्स मैंने राजनीति विज्ञान से किया है। अच्छा, तो राजनीति विज्ञान में रुचि थी या फिर विषय में रुचि थी या फिर राजनीति में रुचि थी आपको? जी बिल्कुल, विषय में ही रुचि थी। और 11th से मुझे पॉलिटिकल साइंस बहुत अच्छा सब्जेक्ट लगता था, तो हमेशा से विषय में ही रुचि रही है। और मास्टर्स भी जब मैंने किया तो विषय की रुचि की ही वजह से किया था जी। तो प्रधान बनने का फैसला कैसे लिया, क्योंकि आप शायद दिल्ली थी ना? जी। तो दिल्ली से वापस आए, जॉब कर रहे थे वहाँ पे? जी। क्या जॉब कर रहे थे? वहाँ मैं वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग में जॉब करती थी और बहुत अच्छी जॉब थी, ऐसा नहीं था, बहुत कंफर्ट था वहाँ भी। मगर गांव का जो एक गांव के प्रति जो लगाव था वही मुझे वापस खींच लाया। और प्रधान बनने का मेरा खुद का कोई विचार नहीं था। मेरे भाई ने मुझे बहुत ज़्यादा इनकरेज किया इस चीज़ के लिए और बहुत बोला कि तुम एक बार ट्राई तो करो और इस बार महिला सीट है और तुम जीत जाओगे अगर तुम कोशिश करोगी तो। और फिर उसके बाद दोस्तों का काफ़ी सपोर्ट रहा। घर वाले नहीं चाहते थे कि मैं प्रधानी में आऊँ, क्योंकि मेरे पापा भी एक बार बहुत पहले प्रधान का चुनाव हार गए थे और एक बार मेरी दादी भी हार गई थी। तो घर वाले नहीं चाहते थे कि मैं ये चुनाव लड़ूँ, पर फिर भी वो हो गया। जो किस्मत में लिखा रहता है वो हो ही जाता है। चलो आप जीत गए। जी वो किस्मत से ही मैं कहूँगी, किस्मत का बहुत साथ था और बिंदेश्वर महादेव का आशीर्वाद था। और मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने ही मुझे इस पद के लिए चुना है, क्योंकि
2 वोट से कौन जीतता है बताइए। 17 वोट खराब थे और 2 वोट से मैं जीती हूँ। तो केवल 2 वोट से जीते थे? जी। कितने वोट पड़े थे टोटल हमारे 327 वोट पड़े थे, जिसमें 17 खराब थे और 156 मुझे मिले थे, 154 उनको मिले थे। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, तो केवल 2 वोट से आप जीते, मतलब कांटे की टक्कर लास्ट तक धक 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 धक। जी बिल्कुल। तो क्या समस्याएं आपके गांव की? गांव की समस्याएं, सबसे बड़ी समस्या तो नेटवर्क ही थी। और जब मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाई और पहले मैंने बहुत कंप्लेंट भी की थी इसके ऊपर, पर जब नहीं हुआ तो उसके बाद मैंने फिर वीडियोस बनाई। और उसके बाद फिर जब मैंने वीडियो बनाई तो वो वीडियो काफ़ी वायरल हो गई। और उसके बाद फिर जब एक किसी के पास वो वीडियो गई जो हमारी इसमें मदद कर सकते थे, फिर उन्होंने हमसे बात की और फिर उनके थ्रू ये काम हो पाया। और 30 तारीख को ये टावर, बहुत पहले लग गया था ये टावर, पर 30 तारीख को BSNL की टीम आई हुई थी और उस दिन ये टावर चालू हो जाता। पर इस पे ये टावर क्योंकि इतने टाइम से बंद पड़ा हुआ था, तो इसमें कुछ टाइम पहले कुड़ैत वालों ने बताया कि उसके ऊपर बिजली गिरी थी और जिस कारण ये थोड़ा डैमेज हो गया था। तो इसके कुछ पार्ट्स डैमेज हो गए थे, तो उन्होंने फिर कहा कि आज तो नहीं हो पाएगा, तो हम कुछ दिन में आएंगे इसके पार्ट्स लेके, तो हो सकता है कल परसों में वो आ जाएं और फिर उसके बाद ये टावर चालू हो जाए। और दूसरी समस्या हमारी रोड की थी और रोड में भी वो मैंने वीडियो में ही उसका जिक्र किया था और न्यूज़ चैनल वालों ने भी उस न्यूज़ को कवर किया, तो काफ़ी हमारी हेल्प हो गई थी। अच्छा। तो रोड में भी फिर PWD वालों ने हमारी बात को काफ़ी सीरियसली लिया। तो अभी इस रोड के लिए 10 लाख रुपए की स्वीकृत लागत हुई है, तो उसमें तो नहीं हो पाएगा। मुझे नहीं लगता है कि 10 लाख रुपए में ये रोड बन पाएगी, क्योंकि बीच में 2 बड़े बड़े गदेरे भी हैं और इस पे पुश्ते भी लगेंगे मजबूत से, और 2 पुलिया, तो एक पुल में ही 10 लाख रुपए में भी एक पुल बनेगा बड़ी मुश्किल से। तो हो सकता है इसमें हम अभी थोड़ा और मांग करें फंड की, या देखते हैं आगे क्या होता है। मगर हमारा काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि प्रशासन हमारी काफ़ी मदद कर रहा है जब से मैंने इसके ऊपर आवाज़ उठाई है। अच्छा, तो मैं सोच रहा था आपसे पलायन के मुद्दे पे बात करूंगा कि आप अपने गांव का पलायन कैसे रोकोगे करके, लेकिन जब मैं आया हूं आपके गांव में, मैंने एंटर किया तो यहाँ पे बहुत बढ़िया खेती बाड़ी हो रही है, सभी लोग मतलब काम कर रहे हैं और खेत भी कोई ऐसा मेरे को बंजर जैसा दिखा नहीं। तो पलायन की तो यहाँ पे समस्या नहीं, लेकिन उत्तराखंड में पलायन की बहुत बड़ी समस्या है। तो आपको क्या लगता है किन चीज़ों पर काम करके पलायन को रोका जा सकता है? मुझे लगता है कि पलायन का सबसे बड़ा कारण मानसिकता रही है, और पलायन का कारण शिक्षा और स्वास्थ्य तो हमेशा ऐसा ही रहा है, और सुविधाओं का ना होना भी एक बड़ा रीज़न है पलायन का। पर एक मानसिकता भी हमारे लोगों की है कि जो यहाँ से बाहर जो नौकरियाँ करते हैं, दिल्ली, देहरादून और मुंबई ऐसे शहरों में, तो उनकी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। जब वो घर आते हैं तो लोग उनको बहुत पूछते हैं, मगर जो लोग अपने घर में अपना बिजनेस कर रहे हैं उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। तो एक तो इंसान को एक जो इज्जत और रिस्पेक्ट का जो मोह है वो भी यहाँ से लेके चला जाता है। और घर वाले भी, फिर घर वालों के भी ये है कि वो बोलते हैं कि क्या करोगे, और जब कोई अपना छोटा मोटा बिजनेस भी स्टार्ट करता है तो सब उसकी बहुत आलोचनाएं करते हैं, कोई उसका सपोर्ट नहीं करता है। तो मानसिकता बहुत बड़ा कारण है पलायन का। लोगों को अगर कोई अपना स्वरोजगार कर रहा है तो उसको सपोर्ट करना चाहिए, ना कि उसकी टांग खींचनी चाहिए। और बाकी शिक्षा भी बहुत बड़ा कारण ये रही है कि हमको भी कभी भी, जब मैं सरकारी स्कूल में जब मैं भी पढ़ रही थी अपने, तो कभी भी हमको ये नहीं सिखाया गया कि आपको किस तरह से पहाड़ की मिट्टी में कौन सी आपको फसल लगानी है जिससे आपको प्रॉफिट हो, पहाड़ की मिट्टी में आपको कैसा बिजनेस करना है, यहाँ आप किस तरह के काम कर सकते हैं जिससे आपको फ़ायदा हो। हमेशा हमको नौकरी करने के लिए ही प्रेरित किया गया है स्कूलों में भी, कभी भी हमको बिजनेस करने के लिए प्रेरित नहीं किया गया। तो एक बड़ा शिक्षा भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। तो स्कूल से ही जो है नौकर बनने की प्रेरणा या फिर सीख दी जा रही है स्कूल से ही। और ज़रूरी नहीं कि हर कोई सरकारी नौकरी ही लगे, मुझे नहीं लगता कि हर कोई सरकारी नौकरी के लिए बना है। प्राइवेट में भी बहुत अच्छा लोग कर रहे हैं, और अगर किसी को, बहुत से लोग होते हैं जिनको नहीं करना है अपना बिजनेस, तो अगर प्राइवेट भी करना चाह रहे हैं तो वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, वो पहाड़ों से कर सकते हैं जॉब, और खूबसूरत वातावरण में रह के आपको कमा सकते हो। और जो कनेक्टिविटी की जितनी बात है, तो एक हमारा ही गांव है इसमें पिछड़ा, और 2-4 गांव और हैं, बाकी मोस्टली गांव में अब 4G नेटवर्क आते हैं, तो लोग अपना वर्क फ्रॉम होम भी कर ही सकते हैं पहाड़ों से। बिल्कुल। तो अभी मैंने आपके बारे में एक न्यूज़ रिपोर्ट देखी थी दैनिक जागरण पे, तो उसमें बताया गया कि आपने जो सामूहिक रूप से किसी भी फंक्शन में, कार्यक्रम में शराब वितरित की जाती थी, या फिर गांव में भी कोई चोरी छिपी अवैध शराब बेच रहा था, उस पर आपने प्रतिबंध लगाया है अपने गांव स्तर पे प्रस्ताव पास करके ना। तो कैसे ये सोच डेवलप हुई कि इस पर काम करना है, और क्या इसका रिजल्ट अभी तक रह रहा है?
नहीं, जब मैं पहले अपने गांव में आती थी, जब मैं दिल्ली में जॉब करती थी, तो जब मैं गांव में आती थी तो मैं देखती थी कि काफ़ी लोग इसके आदी हो चुके हैं शराब के, और परिवार वाले सब परेशान, बच्चे परेशान, और बच्चों की बेसिक ज़रूरतों के लिए लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं, मगर उस चीज़ के लिए उनके पास बहुत पैसा आ जाता है, चाहे वो कहीं से उधार लाएं या कर्जे में डूब जाएं, पर वो शराब ज़रूर पिएंगे। तो इस तरह की स्थिति थी। तो मैं नहीं चाहती थी कि ये इतनी हावी हो जाए कि यहाँ के लोग इसको नॉर्मल समझें। तो इस वजह से हमने पहले अवैध रूप से जो खरीद बेच रहे थे उस पर रोक लगाई, और फिर उसके बाद कुछ टाइम पहले फिर जब ये बहुत चर्चा का विषय बन गया, सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो गई ये चीज़ें, तो लोग फिर कहने लगे कि नशा मुक्त गाँव, जबकि हमने सिर्फ अवैध रूप से खरीदना बेचना बंद करवाया था। तो फिर उसके बाद इतनी इसकी वो होने लगी, और फिर आलोचनाएं भी होती हैं साथ में, प्रशंसा के साथ साथ आलोचनाएं हमेशा ही होती हैं। तो काफ़ी, और गांव की इमेज को ख़राब करने की कोशिश की गई कुछ लोगों द्वारा। तो फिर उसके बाद हमने बैठक बुलाई, तो फिर गांव वालों की सर्वसहमति से हमने इसको सार्वजनिक कार्यों में भी पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया। तो फिलहाल रोक है इस पे? हाँ, मतलब कुछ कंट्रोल आया है? जी, काफ़ी हद तक कंट्रोल आया है। पहले तो डेली ऐसा माहौल हो जाता था, और बहुत सारे मारपीट के केसेस यहाँ से जाते थे, और बहुत सारे हम आए दिन सुनते थे कि कुछ हो गया है, किसी ने नशे में किसी को गाली दे दी, किसी ने नशे में किसी को मार दिया, ऐसा होता था। मगर जब से ये हमने प्रस्ताव पारित किया है 5 अक्टूबर से, और तब से ये काफ़ी सही हो गया। और पिछले 15 तारीख को दिसंबर में जब हमने ये प्रस्ताव भी किया कि सार्वजनिक कार्य में इसको पूरी तरह प्रतिबंधित, तो तब से काफ़ी रोक है। अच्छा, तो क्या लगता है आपको, एक प्रधान ग्राम का, जो हमारे गांव का प्रधान होता है, क्या चीज़ कर सकता है, मतलब किस हद तक अपने गांव को बदल सकता है? मुझे लगता है कि प्रधान हर तरह की, अपने गांव की हर तरह की बेसिक जो समस्याएं हैं उनको सुलझा सकता है। और प्रधान अपने गांव का लीडर होता है, एक उसकी एक जनता होती है जिसके ऊपर उसका कंट्रोल होता है काफ़ी हद तक। तो अपनी बात अगर रखता है आगे, तो पूरे गांव को प्रेजेंट करता है आगे प्रशासन के पास या फिर किसी भी बड़े नेता के पास। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने गांव की हर तरह की समस्या को सुलझा सकता है, और बहुत कुछ बदल सकता है एक प्रधान भी अपने गाँव में। अक्सर हम देखते हैं कि जो महिलाएं हैं गांव में प्रधान हैं, उनका जो कार्य भार होता है वो खाली साइन करना हो जाता है, और जो काम करता है या तो प्रधान ससुर कर, मतलब वैसे प्रधान ससुर कोई प्रधानपति या प्रधान ससुर कोई पद नहीं है, लेकिन कहते हैं कि प्रधानपति या फिर प्रधान ससुर करता है। तो आपके पीछे भी इस तरह के कोई हाथ है, या फिर आप प्रॉपर काम करते हैं साइड पे जाके इस तरह का? नहीं, आपने देख ही लिया होगा, मैं खुद ही सारे काम करती हूँ। मेरे पिताजी थलीसैंड में रहते हैं, उनका अपना बिजनेस है, वो अपना सारा काम थलीसैंड में, वो अपना पर्सनल अपना काम देख रहे हैं। मेरे 2 भाई हैं, दोनों जॉब करते हैं दिल्ली में, और मेरा बड़ा भाई जो है वो रेलवेज़ में है, छोटा भाई मेरा ITC में है, तो वो बाहर ही रहते हैं दोनों। तो मैं ही देखती हूँ सारे काम, और इस घर पे भी मैं अकेले ही रहती हूँ। गांव में साइड पे सारे काम मैं खुद ही करती हूँ। बाकी ऑफिसेस में जाना हो या फिर मीटिंग्स अटेंड करना हो, सारे काम मैं खुद ही करती हूँ। पेपर वर्क से लेके और साइड में जो ग्राउंड वर्क है सारा मैं खुद ही देखती हूँ। तो मोस्टली लोग, जब मैं शुरुआत में भी गई तो काफ़ी कर्मचारी ये देख के भी शौक थे कि प्रधान खुद आ रहा है, प्रधान पति नहीं आ रहा है, प्रधान पिता नहीं आ रहे हैं। तो हाँ, एक हमारे क्षेत्र में काफ़ी हैं जिनके प्रधान पति काम करते हैं, और उनको पता है। महिलाएं जो प्रधान है उनको पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है। कई बार मजबूरी हो जाती है ना, आदमी सोचता है कि अच्छा महिला सीट है, चलो वाइफ को उठा लेते हैं और काम खुद ही करते हैं, तो इस तरह का भी चलता है। तो नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि अगर ऐसा मजबूरी क्यों है, अगर आपको प्रधान बनना है तो जब ऐसी सामान्य सीट आए तब आप प्रधान बन जाएगी। ज़रूरी नहीं है। गांव वालों को भी, ऐसी महिलाओं को, मुझे लगता है ऐसी महिलाओं को आगे आना चाहिए जो जानती हो ग्राउंड वर्क कैसे करवाना है और पेपर वर्क कैसे करना है। और जो लड़कियां हैं जो अच्छा पढ़ी लिखी हैं उनको आगे आना चाहिए। मतलब ये मजबूरी नहीं होनी चाहिए कि जिस महिला को ठीक से नॉलेज नहीं हो चीज़ों का वो प्रधान बन जाए। ये मजबूरी कैसे हो सकती है? मतलब मजबूरी नहीं, मतलब जैसे पति सोचता है कि पति का ये निर्णय होता है कि तुम प्रधान बनोगी, कई बार महिला का निर्णय नहीं होता कि वो प्रधान बनेगी। जी, मगर ये फिर वो जो मतदाता हैं उनके ऊपर डिपेंडेंट है कि वो ऐसे मैंने जब मैं चुनाव लड़ रही थी तो मैंने ये कहा कि आप सपोर्टर्स को मत देखिए, आप देखिए प्रतिनिधि कैसा है जो आपकी बात रख सकता है आगे, और जो कल को कोई आए तो उसके सामने आपकी समस्याएं रख सके, ऐसे इंसान को आप प्रधान बनाइए। हमारे गाँव वालों ने उसी चीज़ को सपोर्ट किया। अच्छा, कितने परिवार हैं आपके गाँव में? मेरे गांव में 120 परिवार हैं, और 10 परिवार मोस्टली हो सकता है 8-10 परिवार शायद बाहर रहते हों। वोटर कितने हैं? वोटर हमारे हैं 450। तो कितने वोट पड़े थे, कितने वोटों से आप जीते थे?
हमारे 327 वोट पड़े थे, जिसमें 17 वोट तो ख़राब थे वो, और 156 वोट मुझे मिले थे, 154 उनको मिले थे। तो 2 वोटों से मैं जीती। केवल 2 वोट से आप जीती। तो कांटे की टक्कर आपकी रही। जी बिल्कुल, जिनके साथ टक्कर थी वो पूर्व प्रधान जी थे, और उन्होंने भी काफ़ी विकास किया है गाँव का। तो था मतलब, पर उनकी भाई की वाइफ थी मेरे अगेंस्ट, तो इसलिए अगर वो होते तो शायद वो जीत जाते। अच्छा, तो कई बार होता है कि छोटे चुनाव में मतभेद बहुत हो जाते हैं गांव में, इस तरह का मतभेद भी हुआ क्या आपका किसी के साथ, या फिर नॉर्मल रहा? नहीं, चुनाव के टाइम तो ऐसा कुछ मतभेद थोड़ा बहुत होता है। चुनाव जीतने के लिए लोग साम दाम दंड भेद हर तरह की चीज़ें आजमाते हैं, और किया भी है लोगों ने। मगर हाँ, अभी भी काफ़ी, मैं ये कहूँगी कि अभी भी पक्ष विपक्ष चल ही रहा है, और जो कि अभी नहीं होना चाहिए था। जैसे शराब के प्रस्ताव में भी अगर 80% लोग हमारे सपोर्ट में हैं, और इस वजह से वो प्रस्ताव पारित भी हो गया, मगर 20% लोग अभी भी ऐसे हैं जो अभी भी विरोध कर रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि ये गांव के एक छोटी सी इकाई में पक्ष विपक्ष इतना हावी होना चाहिए कि आप जो सामाजिक सुधार की चीज़ें हैं उनमें भी आप विरोध ही करें। तो अभी है ऐसा कि मतलब है थोड़ा बहुत तो टकराव। तो साम दाम दंड भेद में से आपने कौन सा तरीका अपनाया चुनाव जीतने का? क्योंकि आजकल तो बिना शराब बांटे या फिर पैसे बांटे भी चुनाव चल नहीं पाते ना, हम तो देखते हैं गाँव में। नहीं, मैंने ऐसा सुना कि काफ़ी लोग 10-15 लाख रुपए लोग प्रधान के चुनाव में खर्च कर देते हैं, मगर मेरा उस हिसाब से तो मेरा कुछ भी खर्चा नहीं हुआ। कितना खर्चा हुआ आपका? मेरा अराउंड 50,000 के आसपास हुआ होगा, और उसमें भी मैंने मतलब पोस्टर वगैरह छपवाए थे, और थोड़ा बहुत जैसे अपनी बात रखी तो महिलाओं को जैसे एकत्रित किया, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत कोल्ड ड्रिंक और समोसे ये सब खिलाया जी। अच्छा, तो महिलाएं आपको पूरा सपोर्ट कर रही हैं? जी, महिलाओं ने पूरा सपोर्ट किया, युवाओं ने पूरा सपोर्ट किया, और इसीलिए शायद मैं जीत भी गई। तो बहुत सुंदर आपका गांव है, लेकिन यहाँ एक भी होम स्टे नहीं है, जैसा कि आप बता रहे थे थोड़ी देर पहले। तो आपको नहीं लगता कि इस गांव को थोड़ा पर्यटन के तौर पे भी आप विकसित कर सकती हैं, या इसमें आपकी कोई योजना है भविष्य के लिए? जी बिल्कुल, जब मैं पहले भी थी तो मैंने सोचा हुआ था कि मैं गांव में होम स्टे बनाऊंगी, जब मैं प्रधान नहीं भी थी। और अभी मैं अपने गांव के युवाओं को भी बहुत इसके ऊपर उनको मोटिवेट कर रही हूँ कि आप थोड़ा सरकार की जो स्कीमें हैं उनका फ़ायदा लें और यहाँ होम स्टे बनाएं, क्योंकि यहाँ सामने दूधातोली फॉरेस्ट रेंज है, और यहाँ लोग ट्रैक करने आते हैं स्पेशली। और बिंदेश्वर महादेव का मंदिर भी यहाँ ही इस जंगल के अंदर ही है, तो यहाँ से काफ़ी सुंदर रास्ता जाता है आगे। तो हमने सोचा हुआ है कि इसको एक पर्यटन स्थल बनाए, और कोशिश भी है कि आगे, और मैं सोशल मीडिया पे फिर इसका प्रचार प्रसार भी करना चाहती हूँ, क्योंकि काफ़ी सुंदर जगह है और काफ़ी लोग ऐसे रूरल एरियाज़ के गांव को देखने के लिए स्पेशली जाते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि ऐसे लोग हमारे गांव आए। अच्छा, तो ये बताएं, जैसे कोई युवा है वो प्रधानी का चुनाव लड़ना चाहता है, मतलब बहुत ईमानदारी से अपना काम करना चाहता है, तो वो उतने पैसे कमा पाता है कि वो नौकरी की जगह इसको एक नौकरी की तरह देख सके? नहीं, इस चीज़ को आप एक नौकरी तो नहीं देख सकते, क्योंकि एक राजनीति एक ऐसा पद है जो 5 साल तक ही आपके पास है, उसके बाद कुछ फिक्स नहीं है कि आप दोबारा बनेंगे या नहीं बनेंगे। तो अपना साइड बिजनेस ज़रूर रखें, साइड इनकम आपकी ज़रूर होनी चाहिए। जैसे मेरा तो सोशल मीडिया है और मैं वहाँ से मेरी कमाई होती है, तो इसलिए मैं यहाँ हूँ। और फिर मेरा परिवार भी काफ़ी अच्छा खासा, मेरा परिवार भी ठीक ठाक कमाता है, तो मेरे ऊपर कभी भी कमाने का कोई प्रेशर नहीं रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई अपना करियर छोड़ के अगर इस फील्ड में प्रधान के चुनाव, स्पेशली प्रधान अगर किसी को बनना हो तो नहीं। हाँ, अगर राजनीति में अगर आप अपने आप को आगे भी देखते हैं तो ये आप कर सकते हैं। तो आप अपने आप को आगे देखते हैं? फिलहाल तो मैं मतलब क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, ब्लॉक प्रमुख, विधायक, कुछ भी? जी, मैं फ़िलहाल तो मैंने सोचा है कि 2-4 साल में अपने गांव की जो मुख्य जो परेशानियां हैं उनको दूर करूं। जैसे नेटवर्क है, सड़क है और रास्ते हैं, इनको मैं ठीक ठाक सुंदर बनाना चाहती हूँ। मंदिर का सौंदर्यीकरण करवाना है, और थोड़ा इसको यहाँ का थोड़ा प्रचार प्रसार हो जाए और इसको पर्यटन स्थल ये बन जाए। उसके बाद मैं आगे का सोचूंगी, हो सकता है पॉलिटिक्स में, नहीं तो वीडियो क्रिएशन में तो मैं हमेशा से ही हूँ और उसी में आगे रहूँगी। तो वीडियो क्रिएशन कैसा फील्ड है युवाओं के लिए? पहाड़ में कई सारी लड़कियां हैं, कई सारे युवा हैं, लड़के जो इस काम को कर रहे हैं। अगर मैं अपनी बात करूँ, ये भी एक तरह से वीडियो क्रिएशन ही है जो हम कर रहे हैं। तो इसको आप कैसे देखते हैं बतौर करियर? मतलब क्या इस पे ध्यान देना चाहिए लोगों को?
जी, मुझे लगता है अगर आपके अंदर स्किल है, अगर आप अच्छा एडिट कर सकते हैं, अच्छा शूट कर सकते हैं और एक कुछ अलग कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, तो आप बहुत अच्छा इसमें कमा सकते हैं और आप बहुत अच्छा करियर है। अगर आपके अंदर वो काबिलियत है कि बोलने की आपके अंदर है और आप इतने एक्सट्रोवर्ट हैं कि आप लोगों से घुल मिल पाएँ और लोगों से बात कर पाएँ और पहाड़ का अपना कल्चर दिखा पाएँ, तो बहुत अच्छा फील्ड है। एक लास्ट सवाल, ये थोड़ा सामाजिक है। आजकल कई लोग कह रहे हैं कि पहाड़ में लड़कियां नहीं मिल रही है लड़कों के लिए, मतलब विवाह के लिए, और इसके अलावा जो मिल रही हैं तो उनका ये रहता है कि शादी के प्रस्ताव में रहता है कि हमारे आपका मतलब आपके पास मकान जो शहर में होना चाहिए, हल्द्वानी, देहरादून कहीं भी, और कोटद्वार जैसे शहरों में, या फिर आप बाहर दिल्ली उल्ली कहीं रहते हो, वहीं आपका सेटलमेंट हो, मतलब गाँव से उतना लगाव न हो और ना गाँव का कोई काम वाम हो। तो इस पर आपको क्या लगता है, लड़कियों की इस मानसिकता पे आप कैसे देखते हैं इसको? मतलब मुझे लगता है कि इसमें काफ़ी हद तक शिक्षा का अभाव है कि उनको अपने यहाँ की जन्मभूमि से इतना कभी प्यार नहीं रहा है, ना ही उनके अंदर इस चीज़ को कभी उनके माता पिता द्वारा या फिर टीचरों द्वारा कभी की चीज़ भरी नहीं गई कि भाई आप ये खूबसूरत जगह है या फिर इससे आप आपको लगाव हो सके। और काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लगता है कि लोग इसलिए भी शायद लड़कियाँ इसलिए भी ऐसी मांग कर रही हूँ कि गांव का थोड़ा काम, थोड़ा हार्ड वर्क थोड़ा ज़्यादा होता है और पढ़ाई में भी फिर वो देखा देखी में पढ़ तो लेती हैं पर उनका अपना कोई काफ़ी लड़कियां ऐसी होती है कि जो फ्यूचर में कुछ करना नहीं चाहती है, सिर्फ पढ़ लिया उन्होंने और बस हो गया। तो मेरे साथ के भी काफ़ी थे जो एक दूसरे की देखा देखी में पढ़ाई तो कर रहे थे मगर उनका फ्यूचर कोई प्लान नहीं था आगे करियर में। तो हो सकता है फिर एक दूसरे की देखा देखी में दोस्तों के, उनकी सहेलियों की शादी हो गई, उसके वहाँ ठाट हैं तो सोच रहे होंगे कि भाई हम भी चले जाए दिल्ली देहरादून, मगर ये सोच थोड़ी ख़राब है। और मुझे लगता है कि आपको मजबूर नहीं किया जा रहा है कि भाई आपको आज ही 100 के 100 खेत आपको गोड़ने हैं, आज ही गोड़ो आप, ऐसा नहीं है। अगर जितना आपसे हो रहा है उतना करो पर अपने घर पे रहो। तो कैसे लगता है कि आपको महिलाओं का काम थोड़ा, जैसे आप कह रहे हो कि हार्ड वर्क होता है, इसको कैसे स्मार्ट वर्क में थोड़ा कन्वर्ट किया जा सकता है? क्योंकि होता तो है पहाड़ में हार्ड वर्क महिलाओं के लिए, इसमें कोई दो राय है नहीं, और पहाड़ पे महिलाओं ने ही बहुत श्रम किया है। दोनों के लिए है, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए भी है, क्योंकि अभी भी हल जोतते हैं और अभी भी लोग यहाँ आप देख ही रहे होंगे घर बना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो सारे पुरुष ही कर रहे हैं। तो मतलब दोनों के लिए हार्ड वर्क है और इसको स्मार्ट वर्क पहाड़ी एरिया में ऐसे किसानों के लिए अभी भी ऐसी कुछ मशीनें आई नहीं है कि वो लोग उनका काम थोड़ा आसान। अच्छा, आप यहाँ सारा बैलों से ही कर रहे हैं? जहाँ भी बैलों से ही करते हैं लोग। अच्छा। तो शहरों में तो जैसे ट्रैक्टर है, ये सब चीज़ें हैं, कटाई के लिए मशीन है, तो पहाड़ों में तो अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, पर हो सकता है कि बहुत जल्दी लोग अगर पलायन ना करें तो सरकार भी और लोग भी सोचें कि भाई ऐसी कुछ मशीनें बनाओ कि गाँव में हम कुछ कर सकें। अच्छा अच्छा, तो बहुत बहुत धन्यवाद वीरा जी बात करने के लिए, काफ़ी अच्छा आपसे बातचीत करके लगा। लास्ट में क्या कहना चाहोगे हमारे दर्शकों को, सब्सक्राइबर्स को और अपने दर्शकों को भी, क्योंकि आप भी एक कंटेंट क्रिएटर है तो आपके भी बहुत सारे लोग वहाँ पे देखने आएंगे इस वीडियो को। जी जी बिल्कुल। तो मैं यही कहना चाहूँगी अपने युवाओं को जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर पहाड़ के आप लोग हैं तो आप लोग कोशिश कीजिए कि पहाड़ों में ही रहें। और मैं जानती हूँ कि मानसिकता को आपको फेस करना पड़ेगा, लोग काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जो आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे, मगर इन सब चीज़ों को इग्नोर करते हुए अगर आपको पहाड़ों को बचाना है तो आप लोगों को यहाँ रहना पड़ेगा। और महिलाओं को मैं कहूँगी कि अपने अधिकारों को पहचानो, अपने अधिकारों के लिए बात करो और उस झिझक को ख़त्म करो जो आज तक आपके अंदर भरी गई है कि लड़की ये नहीं कर सकती है, वो नहीं कर सकती है, तुम कैसे बोल रहे हो, तुम कैसे चल रहे हो हर चीज़ में। तो इस झिझक को ख़त्म करके और थोड़ा, और बुज़ुर्गों को मैं कहूँगी कि कृपया नए युवाओं को सपोर्ट करो और कोई कुछ कर रहा है तो बस कुछ ना बोलो, बस ज़रूरी नहीं है कि आपको मोटिवेट ही करना है, डिमोटिवेट ना करो, बिल्कुल डिमोटिवेट भी मत करो, बस शांति से अपना पहाड़ों में अगर आप रह रहे हो तो ठीक है। और जो लोग बाहर के हैं वो लोग अगर पहाड़ों में आते हैं तो कृपया आप लोग थोड़ा साफ़ सफाई बनाए रखिए। मैं देखती हूँ कि बाहर के लोग आते हैं कूड़ा करकट कहीं भी फेंक जाते हैं, तो यहाँ कोई एमसीडी तो नहीं है जो सफाई करे, तो यहाँ आप लोग अगर गंदगी करेंगे तो 100 साल तक भी वो प्लास्टिक वैसे ही पड़ा रहेगा। तो कृपया आप लोग जब आते हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप लोग आ रहे हैं तो थोड़ा साफ़ सफाई बनाए रखिए, जो कूड़ा आप लोग इधर उधर फेंकते हैं उसका थोड़ा अच्छे से निस्तारण कीजिए। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।